बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ करते हैं जी। आज से कॉलेजेस वगैरह खुल गए हैं। कोविड सूरत हाल इज़ मच बेटर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एहतियात नहीं करनी। ये तो मैं आपको हर रोज़ ही कहती हूँ एहतियात करें, क्योंकि आगे स्कूल्स भी बच्चों के खुलने जा रहे हैं। तो बच्चे इम्तिहानात की तैयारी में भी मशगूल हो गए हैं, क्योंकि अब पता है कि अब पेपर्स दे के ही अगली क्लासेस में प्रमोशन होगी। साथ ही साथ आज के दिन की मुनासबत से भी हमने शो में बात करनी है। वर्ल्ड एंटी तंबाकू डे मनाया जा रहा है और सिगरेट नोशी सेहत के लिए किस कदर मुज़र है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके आदतन जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, ये सब कुछ जानते हुए भी कि इसके नुकसानात क्या हैं, तो आज के प्रोग्राम में हम इस पे रोशनी भी डालेंगे। ये दिन मनाने का मकसद भी यही है कि इस चीज़ की जितनी हौसला शिकनी की जाए उतनी ही ज़रूरी है और वक्त की अहम ज़रूरत भी है। अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए और इस तरह की चीज़ों से जितना परहेज़ करेंगे आप खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। साथ ही साथ सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वर्जिश को मामूल बना लें तो आप मज़ीद सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। आपको बताते हैं जी आज की खबरें हमारे पास क्या हैं। पहली खबर है जी, ब्रायलर की ऊंची उड़ान, सस्ते बाज़ारों में चीनी की तलाश भी जारी है। ग्रेटर इकबाल पार्क में बड़ी करप्शन, बोगस रसीदों पर तेल का घपला। आज से कॉलेजेस में तदरीस शुरू, 7 जून से स्कूल भी खुल जाएंगे। और इसके बाद नज़ीर चौहान हामियों समेत थाने पहुंच गए, पुलिस का गिरफ्तारी से इनकार। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन्हीं खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोमरू साहब, एक इम्पैक्ट जा रहा है पूरी दुनिया में, बल्कि अगर ख़ास तौर पे हम अपने शहर की बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि कोरोना काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, ऐसा है? देखिए, अभी जो दादोशुमार तो यही बता रहे हैं कि जो पॉजिटिव केसेस की जो शरह है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस भी ऐसे ही हुआ था कि अप्रैल के महीने के बाद मई और जून में के बाद जो केसेस की जो रिपोर्ट हो रहे थे वो कमोबेश यही तनासुब था जो इस साल आजकल के दिनों में एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो गुज़िश्ता बरस तो ये कहा गया कि मौसमियाती तब्दीली है, उसका एक असर है जिसकी वजह से ये वायरस ट्रांसमिट नहीं हो रहा। और इस साल अभी देखिएगा, इस महीने अब जब ये जून का महीना शुरू होगा तो आपको मज़ीद केसेस में कमी का इम्कान। अच्छा, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के 3 माह में वायरस पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे, हो जाएगा ऐसा? देखिए, उन्होंने अगर ये दावा किया है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की बुनियाद पर, तो फिर तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। अगर उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर और तिबी बुनियादों पर कहा है तो उनको साथ थोड़ी सी वजाहत ज़रूर देनी चाहिए थी कि 3 महीने में अगर इस वायरस पर काबू पाया जाएगा तो वो कैसे काबू पाया जाएगा। क्या उसकी ट्रांसमिशन की रेशो में तब्दीली आएगी, क्या उसके जो अटैक करने की शिद्दत है उसमें कमी आएगी, या कोई और दूसरी तीसरी वजह है। वो तिबी बुनियादों पर अगर उसकी वजाहत करती तो वो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल ये ज़रूर है कि केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। अच्छा, अचानक देखिए आपने इन्होंने तालीमी इदारे खोले। मैं इसी तरफ आने वाली थी, एक कमेंट आपका चाहिए। तालीमी इदारे खुल गए हैं, स्कूल्स भी खुलने जा रहे हैं, सेकेंडली पार्क्स वगैरह भी खुल रहे हैं, तो ये जो हम अब देख रहे हैं हर तरफ ईज आउट किया जा रहा है, एक कमेंट चाहिए, होना चाहिए, बर वक्त है ये। इससे यकीनन देखें, पब्लिक को हमें रिलीफ भी फराहम करना चाहिए मुस्तकिल बुनियाद पर। पब्लिक को अगर आप प्रेशर में रखेंगे तो वो ज़हनी दबाव की वजह से नफसियाती मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। माज़रत के साथ पब्लिक हमारी कभी ज़हनी दबाव में आई नहीं, मना करने के बावजूद भी लोग बाहर नजर आए। इतना इंटरेस्ट नहीं, जाने मैंने लोगों का नहीं देनी चाहिए। नहीं, देखिए, हाँ, हमें ये ज़रूर कहना चाहिए कि पब्लिक जो है उसे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि हमारी पब्लिक बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपने एज ए होल पूरे शहर के अंदर पब्लिक पे मुस्तकिल दबाव रखा है, उन पे कदगनें लगाई हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि आपने शहरी आज़ादी और शहरी हकूक जो हैं उनको सलब किया, उस ताकत की बुनियाद पर जरूरत थी ना किया ना। अब आपने उनको रिलीफ भी तो देना है ना। रिलीफ क्या, अब उनका बुनियादी हक है। बिल्कुल। आपने जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद कराना है।
जो ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं उस पर अमल दरामद कराना है और शहरियों को बार बार जो है वो अवेयरनेस देनी है कि आपने बहरहाल एहतियात जो है उसको जी। तो हम इस खबर को वाइंड अप करेंगे। शहरियों से रिक्वेस्ट ये है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें कि जी शहर में रौनकें दोबारा से हम देखेंगे। स्कूल कॉलेजेस ख़ास तौर पे पेरेंट्स बहुत परेशान थे, तालीमी निज़ाम हमारा मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया था। तो अब जब चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। ऐसा नहीं है कि कोविड ख़त्म हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि पिछले साल की मिसाल हमारे सामने है। इसी टाइम से हम गुजरे और हम लोगों ने समझा कि कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बाद के हालात जो थे वो सभी ने आप लोगों ने देखे। तो इसलिए एहतियात की ज़रूरत अभी भी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले कि हम अगली खबर की तरफ जाएं, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, आप तक पहुंचा देते हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला की तलबी के अहकाम जारी किए गए हैं और उन्हें इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे साथ कज़ाफ़ी भट्ट साहब लाइन पे मौजूद हैं। भट्ट साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आला को तलब किया है, मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत होगी? देखिए जी, बुनियादी तौर पर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल पंजाब की चल रही है उस हवाले से उन्हें बुलवाया गया है और जो ज़राए उनका ये कहना है कि एक मीटिंग है, मीटिंग के अलावा वज़ीर आज़म के साथ उनकी 1-on-1 मुलाकात है, जिसके अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से मामला ज़ेरे बहस आएंगे। चूँकि रिपोर्ट आने वाली है सेनेटर अली जफर की, उसके ऊपर देखा जाएगा बजट किस तरीके से मंजूर करवाना है और मुतबादल प्लान क्या हो सकता है अगर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो खिलाफ हो जाता है। इसके ऊपर जो है उन्हें बुलवाया गया है और खुसूसन शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान के दरमियान जो मामला है उसके ऊपर ये मुलाकात होने जा रही है और खासी अहम मुलाकात है। ये शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान के दरमियान जो मामलात हैं उस पर ये ख़ास तौर पे मुलाकात होने जा रही है। जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को इस्लामाबाद तलब किया है और इस मुलाकात का शेड्यूल क्या है, एजेंडा क्या है, भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच कज़ाफ़ी भट्ट साहब अपडेट करने के लिए। जी, तो पहली खबर हमारे पास आज की जी लीड स्टोरी है डेली सिटी 42 की। कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, सस्ते बाजारों में चीनी की तलाश, ब्रायलर की एक बार फिर से ऊंची उड़ान, कीमतों में इजाफा। होता क्या है सोमरू साहब, संडे को तमाम लोग अपनी ग्रॉसरी करते हैं और लोगों की कोशिश होती है कि पूरे हफ्ते का सामान खरीद लें, क्योंकि दफातर जाने हैं और सभी लोगों ने अपने काम पर जाना होता है और संडे को कीमतों में खास तौर पर इजाफा हो जाता है। क्यों ऐसा है? पहले एक अरसे तक ये परसेप्शन रहा कि संडे को कीमतें कम होती हैं और लोग इसलिए हफ्ते की इतवार बाजार भी शहर में लगते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इसमें बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इस रोज़ अगर आप ख़रीदारी करेंगे बाज़ार में जाएंगे तो आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी, क्योंकि आप इस बात के लिए मजबूर हैं कि एक हफ्ते का राशन घर में ला कर रखना है, तो उस बुनियाद पर आपका इस्तेहसाल किया जाता है। और ये इस्तेहसाल इसलिए भी होता है कि इन जगहों पर, इन बाज़ारों में जो हमारे यहाँ इंतज़ामिया है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसका कंट्रोल नहीं होता। बज़ाहिरन अगर थोड़ी देर के लिए इतवार बाज़ार में या सस्ते बाज़ार में इंतज़ामिया के कुछ एहलकार, टाउन इंतज़ामिया के कुछ लोग जाके विज़िट करें तो ठीक हो जाता है मामला। उसके बाद वहाँ पे हत्ता के रेट वो भी कोई एक ऐसा बाजार विजिट कर लेते हैं जो शहर का थोड़ी नामी गिरामी जगह है, अदरवाइज नहीं। और वो भी बाज़ दफ़ा फोटो सेशन के लिए होता है या सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए होता है कि हमने वो बाजार विजिट किया। देखिए, विजिट करना और उस बाजार के अंदर मुस्तकिल तौर पर आपका अमला मौजूद होना, दोनों में फ़र्क है। देखिए, अगर वहाँ पर अमला मुस्तकिल तौर पर मौजूद रहे इतवार बाज़ार में, सस्ते बाज़ार में या सहूलत बाज़ार के अंदर, तो उससे कभी भी वहाँ पर मनमानी कीमतें या हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों के ख़िलाफ़ कोई भी वहाँ पे अशिया खुरोनोश फ़रोख्त नहीं कर सकता। अब होता यह है कि अफसरान अपनी कागजी कार्रवाई के लिए एसी वाली गाड़ियों में आते हैं और 5 मिनट का दौरा करके लिस्टों को चेक करके और कुछ स्टॉल्स चेक की इंस्पेक्शन करने के बाद चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है उनको भी नहीं पता होता। और वहाँ पे जो टाउन इंतज़ामिया के जो अहलकार ज़िम्मेदार हैं, जिनको वहाँ पर विज़िट करना चाहिए, वहाँ पे हालांकि ये कंपलसरी है और SOPs के अंदर है कि इन बाज़ारों के दाखिली रास्ते के ऊपर जो है वो एक कैंप होता है, उस कैंप में इनके अमले के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अंदर जो है वो मसाइल आवाम को पेश होते हैं और वो उससे नबर्द आज़मा होने के लिए बेबस नज़र आते हैं। देखिए, महंगाई पर तो पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुबारकबाद दूंगा, कौम को तो मुबारकबाद नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुबारकबाद, कौम को मुबारक नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुबारकबाद कि इनकी हुकूमत को 1000 से ज़्यादा दिन हो गए और 1000 के दिनों पर
जो इदारा शुमारियात गिन ने के जो दिन रिपोर्ट गुजारे हैं सुमरो साहब ने। नहीं, कौम भी गिन गिन के गुजार रही है, मैं अकेला नहीं, हर कोई गिन गिन के दिन गुजार रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता अगले दिन क्या होगा, उससे अगले दिन क्या होगा, कुछ हर चीज़ अनसर्टेनिटी का शिकार है ना। और यहाँ पर मैं अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे अनसर्टेनिटी पब्लिक से रिलेटेड वो सहूलियात की अनसर्टेनिटी है जिस पर कभी भी कदगनें लगाई जा सकती हैं, जिस पर कभी भी जो है वो और ऐसा ही हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता अगले दिन क्या हो रहा है, पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, आपने तजवीज़ दे दी है, पता नहीं बढ़ता है। मैं कह रहा हूँ कि दिन गिन अब मैं ये नहीं कह रहा दिन गिने जा चुके हैं, मैं ये कह रहा हूँ दिन गिने जा रहे हैं, और ये दिन वैसे आप ये भी कह सकते हैं तो आप दिन गिने जा चुके हैं। हाँ, वो तो अब गिने जा चुके हैं ना। देखिए 1000 दिन के ऊपर इदारा शुमारियात ने जो रिपोर्ट जारी की है वो पूरी मुफस्सल तफसीली रिपोर्ट है, मैं उस पूरी डिटेल में नहीं जाता। आप इदारा शुमारियात की वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ पे वो रिपोर्ट मौजूद है। कोई शहरी कोई पढ़ना चाहता है पीटीआई हुकूमत ने क्या किया है इन 1000 दिनों में, वो उनके सामने आ जाएगा। सिर्फ 2 चीज़ों की बात कर लेते हैं जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बुनियादी, जिसमें एक आटा है और घर के अंदर रोज़मर्रा की ज़रूरत में चीनी है। अभी हम दालों की, सब्जियों की, दीगर अशिया ज़रूरिया की तरफ जा नहीं जा रहे। बिल्कुल आपके 20 किलो आटे के जो थैला है उसकी कीमत में 373 रुपये इजाफा हुआ। आपकी चीनी की कीमत के अंदर जो है वो 43 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। सही, यानी कि ये आपने पब्लिक को रिलीफ फराहम किया है। ये पब्लिक जो है अल्टीमेटली इस दबाव से गुजर रही है कि जो चीज़ उनको आज से 250 से या 1000 दिन पहले उनको अगर 50 रुपए की मिल रही थी, अब वो चीज़ उनको 90 से 95 रुपए की मिल रही है, और उनकी आमदन में भी इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, इससे ये ज़्यादा खौफनाक बात और तशवीशनाक है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ शहरियों की आमदन में इजाफा नहीं हो रहा। देखिए, पैदाइश दौलत के अंदर जब जो आम आदमी है, और आम आदमी से मुराद मजदूर है, चाहे वो दिहाड़ीदार मजदूर है, चाहे वो माहाना तनख्वाह के एवज मजदूरी करता है, उसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ जो है आपकी कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला गया। और फिर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहें कि आप तो कुव्वत खरीद जो अच्छा वक्त आ रहा है, कुव्वत खरीद कम हुई है। जब कुव्वत खरीद कम हुई है तो शहरी मसाइल से दो चार है, शहरी जो है वो ज़हनी अज़ियत से दो चार है। तो ये आपकी सरकारी रिपोर्ट है, ये किसी प्राइवेट इदारे की रिपोर्ट नहीं है, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मैं आपको बता रहा हूं, इस रिपोर्ट के बावजूद भी आप यकीन माने कोई मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई है। ये कुछ भी मत करें, ना माने, लेकिन ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट आप देखिएगा, आइंदा इलेक्शन में इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये डॉक्यूमेंट, ये दादोशुमार आइंदा इलेक्शन में इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे कि किस तरह से इन्होंने पब्लिक के ऊपर जुल्म किया और किस तरह से पब्लिक वेलफेयर के नाम के ऊपर पब्लिक का इस्तेसाल किया। तो ये इदादोशुमार क्योंकि सरकार के हैं, तो वो कहते हैं ना, उस इन्हीं का मुंह इन्हीं की चपेट। सही कहा, ये टिपिकल एक टर्म है ना। तो ये इसलिए है कि हमें इन इदादोशुमार को ज़हन नशीन भी रखना है, और यकीनन और आने वाले वक्त के लिए इसको पास भी रखना है। सवाल मेरा ये है कि मैं एज ए सिटीजन सस्ते बाजार में क्यों जाऊं? आप क्यों जाना चाहती हैं? नहीं, मैं सस्ती चीजें खरीदनी है ना, महंगाई इतनी ज्यादा है, हुकूमत ने बता दिया ये सस्ते बाजार लगाए हैं हमने आवाम के लिए कुछ किया, मैं क्यों जाऊं? हुकूमत बताए ना कि एक शहरी को सस्ते बाजार में क्यों जाना चाहिए। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना। हुकूमत दे ना, मुतलका वजीर दे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट दे, डिप्टी कमिश्नर दे, उसका नीचे का अमला दे, ये बताएं कि आप सस्ते बाजार में क्यों जाएं। अच्छा, चलो सस्ते बाजार तो छोड़ दें, आप यूटिलिटी स्टोर्स पर क्यों जाएं? वहां तो वैसे भी सब कुछ खाली पड़ा है। आप क्यों का सवाल आम शहरी का सवाल है, क्यों का सवाल हर उस शख्स का सवाल है जो इज्जत नफ्स रखता है, हर उस शहरी का सवाल है जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट अजीज है। सस्ते बाजारों में जो रमज़ान के अंदर भी होता रहा और जो अब भी होता है, वहाँ पर अशिया मिलने के एतबार से हो या वहाँ पे जलालत के एतबार से हो, जो सलूक उनके साथ किया जाता है, कभी इन ऑफिसर्स को सस्ते रमज़ान बाज़ार में आम कपड़ों में जाके ख़रीदारी करने का तजर्बा हो ना, तो इनको अंदाज़ा हो
आप देखिए गुज़िश्ता दिनों में ट्रेंड चला है नया, खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ है ये कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो है वो सादा कपड़ों में जाके मुंह पर मास्क लगा के और वो मुख्तलिफ विजिट करता है और उसको अंदाजा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर सोमरू साहब ये नहीं हो सकता। खैर हमने ब्रेक की तरफ जाना है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कोई आसमान से उतरी है? नहीं, यहाँ पे कभी हो ही नहीं सकता, आप देख लीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और बड़ी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क में बड़ी करप्शन। अब ये बड़ी करप्शन किसने की, कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं, इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर हमारे पास ये है जी, बोकस रसीदों पर तेल का घपला। ग्रेटर इकबाल पार्क में बड़ी करप्शन हुई है। कोरोना के बायस पार्क की बंदिश के बावजूद भारी अखराजात, सिर्फ अप्रैल में ईंधन की मद में 6,39,836 रुपए की मुबैना करप्शन की गई है। सोमरू साहब क्या मामला है ये? देखिए ये कल जो है प्रोग्राम भी ऑनर हुआ और इस पर ज़ुहैब भट्ट ने बाकायदा तौर पर प्रोग्राम किया बनाम सरकार में, और उसमें ये इंकशाफात हुए और सनसनीखेज इंकशाफात है कि पब्लिक मनी को किस तरह से बेदर्दी और बेरहमी से लूटा जा रहा है और उस पर डाके डाले जा रहे हैं, और कोई नहीं बोलता अगर मीडिया के लोग जो हैं उस करप्शन की निशानदेही ना करें। अगर निशानदेही हो गई तो ठीक है, निशानदेही नहीं हुए तो सब हिस्सेदार हैं और वो सब मिल बैठ के खाते हैं तसल्ली से और डिकार भी नहीं मारते। ये ग्रेटर इकबाल पार्क में सिर्फ 1 महीने की ये करप्शन है और करप्शन आप हैरान होंगी, ऐसी गाड़ी बल्कि ऐसा ट्रैक्टर जो नाकारा है, अच्छा, जो चलता नहीं है, जो चलने के काबिल नहीं है, जो ईंटों पर खड़ा है, उस ट्रैक्टर की मद में 3,300 से जायद लीटर का डीजल जो है वो उसके खाते में डाल दिया। सही। अच्छा, और ये अभी एक सिर्फ पेट्रोल की मद में करप्शन है ये कि 6,39,000 रुपए से जायद जो हैं वो सिर्फ इस पेट्रोल की मद में डाल दिए गए कि हमने ये ट्रैक्टर चलाया। अच्छा जी, अब जब पूछा गया जनाब इंतजामिया से वहां पर कि आप बताइए कि ये ट्रैक्टर कहाँ चला है, एक ट्रैक्टर है ही खराब, वो कहां पर चला है, तो कोई जवाब नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बल्कि ये कानूनी पहलू है कि जहां पर कोई सरकारी इदारा है, जैसे ग्रेटर इकबाल पार्क है, तो यहाँ पे जो सरकारी व्हीकल्स हैं उसमें जो पेट्रोल इस्तेमाल होना है या डीजल इस्तेमाल होना है, वो शर्त होती है कि आपके करीब तरीन जो पेट्रोल पंप है वहां से करवाना है, वहां से आपने वो पेट्रोल जो है डलवाना होता है। तो इनको एलोकेट किया गया है और यहाँ की इंतजामिया को मालूम है और वो कि शादरा के अंदर जो पेट्रोल पंप है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है वहां से जाके आपने पेट्रोल डलवाना है। शादरा छोड़ के ग्रेटर इकबाल पार्क से वहां से निकल के सब्जाजार। अच्छा, ज़ुहैब भट्ट साहब ने सवाल किया कि रसीदें जब मांगी गई, रसीदें कहाँ हैं? 1 मिनट, हम सोमरू साहब वो दिखा दे, फिर इस पर आते हैं जी। आयशा दिखाइएगा उसकी रसीदें दिखा दे बस, जो फ्यूल है ना। सर 1 मिनट भट्ट साहब मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 मिनट शाह साहब, इनके पास रसीदें हैं, इनके पास डाटा है, वो चलाएं जिधर चलाना है। शाह साहब मैं आपको बताता हूँ, हम रसीद क्या होती है, हम एक मुझे बताएं ना, रसीद क्या है, क्या कौन सी रसीद? शाह साहब लड़ना आपने मेरे से भाई, इसकी कोई रसीद आपने लड़ना मेरे से। शाह साहब 1 मिनट, आपने लड़ना मेरे से नहीं, आ जाए फिर बात सुनिए इधर। लड़ना है ना तो फिर प्रोफेशन है, मुझे 30 साल हो गए इस प्रोफेशन में। शाह साहब आप एक ही बात पे मैं सिर्फ आपसे लटके हुए हो यार। ये पार्क देखो, ये कैसे मेंट, ये जिन कर जाते हैं हजरत। मैं पार्क को देख के मैं ये भूल जाऊं कि यहाँ पर जो कौम का पैसा जाया हो रहा है ये मेंटेन इसीलिए होता है कि ये इस पे कौम का पैसा लगता है, आप इसमें गलती निकालें। अगर कोई बेजाब्तगी हुई पेट्रोल कोई में, आप 1 मिनट, मेरा गिरेबान पकड़िएगा। शाह साहब 1 मिनट मेरी बात आप मुझे शाह साहब नहीं सड़क पे नहीं घसीटेंगे, हम शरीफ लोग हैं। शाह साहब मेरी बात ये जानेंगे, ये ओरिजिनल बात की आप गलत मौका नहीं साहब, बात झूठ की बुनियाद अब शाह साहब लोगों के कहने मैं भट्ट साहब इस आपके इस प्रोग्राम के मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है शाह साहब हमारे बेहतरीन ऑफिसर, बिल्कुल ठीक है जी, होंगे। अगर कोई बेजाब्तगी हुई ये खुद उसको इंक्वायरी करेंगे, मैंने आपको ये खुद दे दूंगा, मैं बिल्कुल आप बेहतरीन ऑफिसर इंक्वायरी करेंगे और ये कहा गया है और आपके सामने सारी सूरत हाल है। सोमरू साहब, ये जो माजरा लग रहा है ऐसे लग रहा है चोरी पकड़ी गई है तो एकदम से वावेला किया जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं, कुछ खासी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, अंदर की कहानी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। उम्र दिल को खुश रखने में है,
اور دل کو خوش رکھنا ہے تو استعمال کیجئے گولڈن گھی اینڈ کوکنگ آئل. گولڈن گھی اینڈ کوکنگ آئل آپ کی صحت کا ضامن. خوشبو کی طرح، تتلیوں کی طرح، زندگی بن کے تم سے سلوا میں پکائیں، بس پھر کھاتے ہی جائیں. ارے پلاٹ خرید لیا بھائی نے اپنا 3 سال کی آسان انسٹالمنٹس پہ. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ لوکیشن کون سی ہے. گولڈن انٹرچینج کا تو پتا ہوگا. کالا شاہ کاکو انٹرچینج، ایسٹرن بائی پاس اور لاہور ایئرپورٹ، سب بھائی کے گھر سے صرف چند منٹ کی دوری پر ہیں. اور سوسائٹی کا نام ہے گارڈن سٹی. نمبر لکھیں 111427 اور آ جائیں. برابر والا پلاٹ خالی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. میرٹ پر تحقیقات کا کہہ دیا گیا ہے اور بڑے اچھے آفیسر ہیں، میرٹ پر تحقیقات کریں گے. اچھے افسران کے ہوتے ہوئے سومرو صاحب یہ ہو سب کچھ کیسے جاتا ہے؟ زہیب نے تو ٹریکٹر بھی دکھا دیا، انٹوں پہ کھڑا ہے، سوال ہی نہیں رہتا اس کے بعد. بڑی سادہ سی ہے. دیکھیے میں وہی بات کر رہا ہوں، دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ اگر کرپشن کی نشاندہی ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر تو ایک دم بہت ساری مشینری بھی متحرک ہو جائے گی اور آفیسرز بھی متحرک ہو جائیں گے، محکمہ بھی متحرک ہو جائے گا. اگر اس کی نشاندہی نہیں ہوئی تو سب حصے دار ہیں. اور پاکستان کے تمام محکمہ جات کے اندر جتنے بھی سرکاری محکمہ جات ہیں وہاں پر یہی کچھ ہوتا ہے. سب حصے دار ہوتے ہیں، سب حصے دار ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. محکمے کی سربراہ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. اچھا پھر جو آڈٹ کرنے جاتے ہیں وہ بھی حصے دار ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کلیئرنس دینی ہوتی ہے نا. تو یہ بڑی بے دردی سے پاکستان کے خزانے اور دولت کو لوٹا جاتا ہے. آپ کبھی بھی دیکھیے سرکاری آفیسرز کی جو ماہانہ سرکار کی طرف سے جو تنخواہ ملتی ہے اور جو ان کا لیونگ سٹائل ہوتا ہے وہ آپس میں میچ ہی نہیں کرتا. اس میں بہت بڑا تضاد ہوتا ہے اور وہ تضاد اس لیے ہوتا ہے کہ اس طرح کی کرپشن ہوتی ہے. اب دیکھیے اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ گریٹر اقبال پارک بند ہے، وہاں پہ پبلک کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. ہاں ٹریکٹر بعض دفعہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے گھاس کی کٹائی کرنی ہے یا وہاں پہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں پارک کے اندر، بڑا پارک ہے اس کی مینٹیننس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں. اگر آپ نے پیٹرول ڈلوایا بھی ہے تو آپ اس کو جسٹیفائی کر دیں. بالکل. اتنا اگریشن اور اتنا اگریسو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا وہ جو معاملات زہیب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، یا پھر یہ خود دیکھیں دو چیزیں ہیں نا. دیکھیں دو چیزیں، یا تو متعلقہ ڈائریکٹر کو معلوم نہیں ہے کہ نیچے کا عملہ جو ہے وہ کیسے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کو معلوم ہے اور وہ اس طرح سے ایگریشن کر کے اس کو دبانا چاہ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے اب یہ محکمہ کی ذمہ داری ہے، پی ایچ اے کی ذمہ داری ہے اور پی ایچ اے کے چیئرمین وائس چیئرمین نے یہ اشور کیا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے. اب اس کی تحقیقات صرف اس ٹریکٹر اور ٹریکٹر کے ساتھ اس پیٹرول کی رسیدوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ گزشتہ کم از کم 1 سال کا آڈٹ ہونا چاہیے جو کہ ویسے روٹین میں ہوتا ہے، لیکن یہ اسپیشل آڈٹ ہونا چاہیے کہ جو بجٹ گریٹر اقبال پارک کو مہیا کیا جاتا ہے، جو عوامی ٹیکس کے پیسے جمع کرنے کے بعد وہاں خرچ کیے جاتے ہیں، تو اس کا اسپیشل آڈٹ ہونا چاہیے. اور میرا خیال میں یہی بہترین طریقہ ہے. اگر پی ایچ اے یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے متعین کردہ ڈائریکٹر اور مقامی انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ شفاف طریقے سے کام کرتے ہیں تو ان کو یہ اسپیشل آڈٹ کرانے میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کا جو ہے وہ شکار نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک ہو سکتا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ اور بہت ساری چیزیں پکڑی جا سکیں. آپ دیکھیے پارکس کی لائٹس بند ہیں، پارکس کے اندر کیونکہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے وہاں پہ پبلک آ نہیں رہی. اس کے باوجود بلوں کی مد میں جو ہے وہ لاکھوں روپے کا بل جو ہے وہ آ گیا. وہ کیسے آیا؟ اس کے بعد تو لگ رہا ہے ایک نیا سلسلہ چلے گا، ایک کے بعد ایک کہانی اور ایک انکشاف ہوگا. یہ ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ عوام کا پیسہ ہے نا، عوام جو ٹیکس پہ ادا کرتی ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوں، چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہوں، چاہے وہ انکم کی مد میں ٹیکس ہوں، چاہے وہ حتیٰ کہ روزمرہ کی بنیاد پر زیر استعمال آنے والی اشیاء کی خریداری کے اوپر ادا کردہ ٹیکس ہو، تو پبلک کی جیب سے جاتا ہے. پبلک کی جیب سے ہی پیسہ نکلتا ہے تو ان آفیسرز کو تنخواہیں ملتی ہیں. پبلک کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے تو ان آفیسرز کو اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. پبلک کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے تو یہ آفیسرز اپنے دفاتر میں
जून मई जून की सख्त तरीन गर्मी के अंदर एसी चलाकर बैठते हैं और पब्लिक ही जवाब मांगेगी और पब्लिक ही कहती है कि आप जो है हमारे पैसे को शफाफ तरीके से इस्तेमाल करें और हक के बजानिब है। हाँ, और बिल्कुल, ये आपका सरकारी फरीजा भी है और मजहबी फरीजा भी है कि आपके जिम्मे जो फंड्स हैं, जो बजट आपको दिया जा रहा है, आपने उसको दयानतदारी से खर्च करना है और उसका हिसाब देना है। ये हिसाब सिर्फ ये नहीं है कि जो बाजारों के अंदर, मार्केट के अंदर जो कम तोलने वाला है, जो नाकिस अशिया देने वाला है, सिर्फ उसी का हिसाब किताब होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी उसी के ऊपर चढ़ दौड़े हर वक्त। ये ब्यूरोक्रेसी का ये काम भी है कि अपने महकमे के अंदर जो फंड्स उनको मुहैया किए जाते हैं, उन फंड्स का शफाफ तरीके से जहां जरूरत है वहां पर खर्च किया जाए। वो फंड खर्च होना चाहिए, जेब में नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल में पीएचए के पास ये बड़ा सुनहरी मौका है। पीएचए अपने आप को और अपने ऑफिसर्स को क्लियर करे और इस पर स्पेशल ऑडिट होना चाहिए, सिर्फ इन रसीदों तक महदूद नहीं होना चाहिए। इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी की तश्कील देनी चाहिए और वो कमेटी पहले इब्तदाई तौर पर फैक्ट फाइंडिंग करे और उसके बाद जो है इसका ऑडिट होना चाहिए। और यही एक बेहतरीन तरीका है पीएचए के बाकी तमाम पार्क्स की इंतजामिया को मैसेज देने का कि अगर आपने गफला किया, अगर आपने गड़बड़ की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें सिर्फ एक बात है, अगर तो ऊपर का अफसरी तबका इसमें शामिल नहीं है तब तो ये हो सकता है, जो कि अगर वो शामिल है तो फिर आप देखिएगा कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सही जी, आपने अभी देखें अब ऊंट किस करवट बैठता है, तहकीकात किस तरह से होती है, मामला दबाया जाता है या मजीद इंकशाफात होते हैं। हालात तो यही लग रहे हैं कि इससे मजीद इंकशाफात ही आगे होने वाले हैं। अब जाना है, जब हम वापस आएंगे तो हमने अगली खबर डिस्कस करनी है। स्कूल्स खुलने जा रहे हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अब ये जानना चाह रहे हैं कि छोटी क्लासेस के बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं, सिर्फ बड़ी क्लासेस के स्कूल जो हैं वही खुलेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात हैं। 7 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं लेकिन अभी ये नहीं बताया गया। इस पर हम बात करते हैं, सुमरू साहब से जान लेंगे कि क्या इम्कानात हैं। बीट भी सुमरू साहब करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। स्कूल्स खुलने जा रहे हैं 7 जून से और अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जी छोटी क्लासेस के बच्चे भी स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके लिए प्लान क्या है, इम्कानात क्या है। सोमरू साहब, क्या इम्कानात हैं? देखिए, बिल्कुल जाएंगे और हुकूमत ने उस पर वर्किंग मुकम्मल कर लिया। बुनियादी तौर पर आज से तो कॉलेजेस ओपन हो गए, कॉलेजेस में आज से क्लासेस शुरू हो गई और स्कूल में इब्तदाई तौर पर सिर्फ ये इजाज़त दी गई है कि वो तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल जहाँ पे 10वीं की क्लासेस हैं उनको इजाज़त दी गई है कि आज से 10वीं की क्लासेस भी होंगी। यानी कि स्कूल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पार्शली जो है वो खोले गए हैं कि मैट्रिक के बच्चे जो हैं वो अपनी क्लासेस ले सकते हैं। हुकूमत का प्लान ये है कि एक तो गर्मियों की छुट्टियाँ करनी है, एक असूली फैसला किया गया NCOC के इजलास में। अगरचे वो छुट्टियां मुख्तसर दौरानिए की होंगी। हुकूमत अब यहाँ पे क्या गेम करेगी, हुकूमत ये करेगी कि 7 जून को स्कूल खोलेंगी और 7 जून को जो स्कूल खोले जाएंगे वो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 हफ्ते के लिए खोला जाए या बहुत ज़्यादा हो सकता है तो 2 हफ्ते के लिए खोला जाए। उसके बाद जो है 1 महीने की छुट्टियां दी जाएंगी। ये इसलिए तो नहीं खोले जा रहे, समर वेकेशन वर्क जो है वो अच्छी तरह से स्टूडेंट को देके टाइमली उनसे पैसे वसूल करके तो फिर उनको घरों में भेजें। देखें, 2 चीजें। पहला ये है कि स्कूल खोल के स्टूडेंट्स की एजुकेशनल एक्टिविटीज को थोड़ा सा रिज्यूम किया जाए और वो ऑक्सीजन दोबारा से उनको फराहम किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं लेकिन इन्होंने फ़ीस कलेक्शन में शदीद मसाइल का सामना है, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो फ़ीस कलेक्शन करें और होमवर्क दें, बच्चों को किताबें दें, बच्चों को कॉपियाँ फराहम करें और जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको मुहैया करें। उसके बाद 1 महीने की छुट्टी देकर इसको जोड़ा जाएगा अगस्त के साथ। प्रॉपर जो तालीम का आगाज होना है वो अगस्त में होना है, अगस्त के पहले हफ्ते। तो सुमरू साहब, ये जो सारा प्लान बनाया जा रहा है फिर समझ एक ही चीज आ रही है। ये इसलिए है, देखिए ये इसलिए है, अगस्त में नया तालीमी साल शुरू होना है, अगस्त में नई क्लासेस होनी है, नए दाखिले होने हैं, क्योंकि अगस्त तक उम्मीद है कि जो मैट्रिक का इम्तिहान होना है 14 जुलाई से और 26 जून से जो इंटरमीडिएट का इम्तिहान होना है, इनके नताइज आ जाएंगे, नए दाखिले हो जाएंगे, तो वो इकट्ठा जो है वो तालीमी सेशन का आगाज़ किया जाएगा। उस वक्त तक
कोरोना के केसेस मजीद जो है वो गिर जाएंगे, वो उसमें मजीद कमी अल्लाह आ करे, जाएगी। अल्लाह करे। तो हुकूमत ने इस तरह से इसको प्लान किया है। दरमियान में थोड़ी सी एक ब्रीदिंग स्पेस देंगे तालीमी इदारों को भी, स्टूडेंट्स को भी, और ये स्पेस बहुत ज़्यादा भी तो 2 हफ्तों के लिए होगी, और उसके बाद फिर गर्मियों की छुट्टियों के नाम पे तालीमी इदारों की बंदिश होगी, और अगस्त के पहले हफ्ते से दोबारा से तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होगा, वो स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। अभी भी देखिए आपने, आज से कॉलेजेस पंजाब के 34 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने ओपन कर दिए हैं, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में आपने वो बंद किए हैं, बाकी सब में आपने ओपन कर दिए हैं। यूनिवर्सिटीज़ अभी ओपन नहीं की, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, और ना ही यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने कोई नई डायरेक्शन जारी की है। और पहले भी जब लास्ट नोटिफिकेशन 30 अप्रैल को जारी किया गया था, उसमें भी यही कहा गया था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्लासेस जो होंगी वो एज पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पर होंगी, और वो जो ऑनलाइन मॉड्यूल उन्होंने बताया उसके मुताबिक होंगी। तो यूनिवर्सिटीज़ अभी बंद है, यानी तालीमी सरगर्मियाँ आज से जुज़वी तौर पर शुरू हुई हैं, मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुई। जून में स्कूल खुल जाएं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्योंकि समर वेकेशन का उनको भी साथ में शामिल किया जाएगा, और अगस्त से बाकायदा तौर पर प्रॉपर जो है वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ आपको नजर आएगी। और हो सकता है कि 50% वाली जो शर्त है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि अभी 50%। ये डिपेंड करता है मौजूदा जो उस टाइम पे कोविड की सूरत हाल होगी, तो हम सब लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह करे हालात बेहतर रहें और मुकम्मल तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल हो जाएं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खिदमत आपकी दहलीज पर एप्लीकेशन का इफ्तिताह, अभी CM साहब तकरीब भी इस हवाले से जारी है और कुछ ही देर में वो इफ्तिताह भी करेंगे। लेकिन ये एप्लीकेशन है क्या, इससे क्या होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, खिदमत आपकी दहलीज पर वज़ीर आला साहब इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। इस हवाले से तकरीब भी जारी है। प्रोग्राम का पहला मरहला 3 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। थीम के तहत काम किया जाएगा। गालिबन शहर की सफाई का ये प्रोग्राम है। सुमरू साहब क्या कहेंगे? देखिए, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है बुनियादी तौर पर, और ये एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसमें पहली कैटेगरी में पहला हफ्ता जो है वो सफाई का होगा, दूसरा हफ्ता नकासी है आपके जहाँ जहाँ मसाइल हैं वो, और तीसरा हफ्ता जो है वो सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब सरकारी इमारतों की यहाँ पर सफाई से क्या मुराद है, ये तो जब तीसरा हफ्ता शुरू होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि अब शहरियों को ये कहा गया है, उनको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, उस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर जाके शहरी नहीं, अब थोड़ा उसको कैंपेन के जरिए से सेंसिटाइज कर रहे हैं शहरियों को, और फोकस ये किया जा रहा है कि लाहौर शहर को हमने खूबसूरत बनाना है। नहीं, आप मुझे ये पहले बड़े प्रोजेक्ट हुए ब्यूटिफिकेशन के नाम पर शहर को, मुझे सिर्फ ये बता दे शहर साफ किसने करना है, काम तो ये LWMC नहीं करना है ना। देखिए, नहीं LWMC का अकेला काम नहीं, LWMC ने सिर्फ जो है वो कूड़ा उठाना है। शहर के अंदर अगर नालियां पक्की नहीं है, देखिए सामान नहीं, वो तो एक अलग बहस है ना। शहर के अंदर नालियां पक्की नहीं है, वहाँ पे गंदा पानी जमा होता है। शहर के अंदर जो है वो जगह जगह गली मोहल्लों के अंदर इश्तिहारात की मद में आपके पास पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, जो है वो दीवारों के ऊपर लिखाई है, वहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो मैसेजेस लिखे हुए हैं, वो ख़त्म करने हैं। आपको याद होगा कोई 2 बरस पहले हुकूमत ने एक कानून लाया था, और उस कानून का मुझे एग्जैक्ट अभी नाम जहन में नहीं आ रहा, कि जो पोस्टर्स लगाए जाएंगे वो गैर कानूनी डिक्लेयर हुए थे। वॉल चेकिंग और पोस्टर्स गैर कानूनी, जो लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। लेकिन उस कानून को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उस कानून को आज तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया। देखिए, हमारे यहाँ अब हम इसका तज्जिया कर लेते हैं। देखिए, पहले तो खबर थी ना कि ये, अब हमारे यहाँ कवानीन मौजूद होते हैं, ज़ाब्ते मौजूद होते हैं, और उसके लिए वर्क फोर्स भी मौजूद होती है, मुतलका इदारे भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते क्योंकि उनकी तरजीहात में वो चीज़ें शामिल नहीं है। जब हुकूमत जो है ऊपर से बैठकर चीफ मिनिस्टर के लेवल पर कोई इस तरह से एग्जीक्यूशन करती है, तो उसके असरात आपको चंद हफ्तों के लिए, चंद दिनों के लिए नजर आते हैं, फिर उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मुतलका महकमा जात अपनी जिम्मेदारी से नबरदार होने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? कि उनका ऑडिट ही नहीं होता। मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर
ब्यूरोक्रेसी का परफॉर्मेंस ऑडिट होता है? बिल्कुल नहीं। हर प्राइवेट इदारे में परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, बल्कि बासुकात तो रोजमर्रा की बुनियाद पर परफॉर्मेंस ऑडिट होता है कि आपने क्या किया है, आपको ये टारगेट दिया गया था, आपने वो टारगेट अचीव किया है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ सरकार के पास कोई परफॉर्मेंस ऑडिट का सिस्टम ही नहीं है। हाँ। उनको तनख्वाह मिल जाती है, उनको क्या लगे परफॉर्मेंस, उनको ज्यादा से ज्यादा पनिश क्या किया जाता है, ओएसडी कर दिया जाता है, उसके बाद तनख्वाह मिलती है। उससे भी ज्यादा पनिशमेंट क्या होती है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये तो पनिशमेंट नहीं है। अच्छा, मुझे अब एक इम्पैक्ट क्या लग रहा है कि आप ऐसी एप्लीकेशन तो लेकर आ रहे हैं दूर दराज इलाकों में जहां पर लोगों को वाकई बड़े मसाइल हैं, सीवरेज का मसला है, कूड़े का मसला है, एप्लीकेशन किस तरह वो इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए कितनी मौसर ये एप्लीकेशन है, उनको इस्तेमाल सिखाएगा कौन? सेकेंडली सुमरू साहब, आपके LWMC के मसाइल, आपने जिन लोगों को बीच में लिया उनके मसाइल वहां के वहां हैं। अगर LWMC शहर साफ कर सकता तो तकरीबन 8-9 माह होने को आ गए हैं, शहर साफ ना नजर आता, इस एप्लीकेशन से कौन सा कुछ नया हो जाएगा? ये एप्लीकेशन बुनियादी तौर पर पता है क्या है? क्या है? ये सिटीजन पोर्टल का रेप्लिका है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल का बेबी है ये, आप यूं कह लें। हाँ, कि इन्होंने वहां से ही अखज़ किया है। और इन्होंने कहा है कि एक फेडरल लेवल की एक एप्लीकेशन है और एक हम जो है ना वो सूबाई सतह की और शहरों की सतह की एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम ये वाले मसाइल सुनेंगे। वो तो है ना, चले आप सरकार में कोई करप्शन हो रही है, गड़बड़ हो रही है, कोई आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो वक्त कम है, ये है जी पब्लिक रिलीफ के लिए। एप्लीकेशन का क्या फायदा होगा? पब्लिक कम है। देखिए, इस एप्लीकेशन का फायदा अगर आपने लेना है तो इसका ऑडिट होना चाहिए कि जो कंप्लेंट्स आई हैं ये उसको अच्छी तजवीज़ है, ऑडिट होना चाहिए, कंप्लेंट किस हद तक हल हुई है, तभी इसका फायदा होगा। थैंक यू सो मच सुमरू साहब। ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप सभी लोग जानते हैं आज है 31 मई और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद तंबाकूनोशी का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद इस दिन को मनाने का क्या है आप सभी लोग जानते हैं, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना, लोगों में शऊर बेदार करना कि सिगरेट नोशी किस कदर नुकसानदेह है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इसके नुकसानात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं, इसके बावजूद सिगरेट नोशी का जो है वो इस्तेमाल हद से ज़्यादा वो करते हैं और हद से ज़्यादा तजावुज़ भी कर चुका है। ओवरऑल अगर सूरत हाल आपके साथ डिस्कस करें तो 1200 बच्चे रोज़ तंबाकू नोशी की लत में मुब्तला हो जाते हैं। बच्चों की बात की जा रही है। पाकिस्तान में हर साल 1,60,000 अफराद जो हैं वो इसकी वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और ये आदत हर 8 सेकंड में एक मौत का सबब भी बनती है। दुनिया में तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 1 अरब से ज़ायद है। पाकिस्तान की 16% ख़वातीन भी तंबाकू नोशी में मुब्तला हैं। इतने सारे नुकसानात इसके होने के बावजूद बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आप तक जो है पहुंचा सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके ताकि आप लोगों की ज़िंदगी को महफूज बना सके। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सोमिया इख्तियार साहिबा, आप सभी लोग जानते हैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासिबत से? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि टोबैको इज़ द अदर नेम ऑफ डिजीज़, डिसेबिलिटी एंड डेथ, क्योंकि हम अपने हाथ से मौत खरीद लाते हैं। हम हमेशा ये सुनते हैं, आपने इश्तिहारों में भी देखा होगा कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। ये लाइन तो हम सब सुनते हैं, लेकिन कितनी मुज़िर है ये शायद बताना बहुत ज़रूरी है। और इस डे के हवाले से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी बीमारी का जिक्र कर लें, मेडिकल प्रोफेशन में हम हर वक्त डील कर रहे होते हैं लोगों को, सो आप किसी बीमारी का, दिल की बीमारी का जिक्र करें, फॉलेज का जिक्र करें, डायबिटीज़ का जिक्र करें, ब्लड प्रेशर का जिक्र करें, कैंसर का जिक्र करें, सबसे बड़ी कॉज जो अंडरलाइंग होती है जड़ जिसकी का, हाँ, वो टोबैको इनटेक है। अब टोबैको 2 फॉर्म्स में हो सकता है ना, एक तो जो स्मोकलेस टोबैको है, जैसे लोग पान में इस्तेमाल करते हैं तंबाकू, गुटखा है, इसके अलावा का इस्तेमाल। जी जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें स्मोकलेस टोबैको हैं। और फिर स्मोकिंग टोबैको है जो रिस्क को और बढ़ा देता है, बिकॉज स्मोक जो इनहेल करते हैं उसके नुकसान अलग और टोबैको के नुकसान अलग। सो स्मोकिंग और टोबैको इनटेक इतनी इंजूरियस है हमारे हेल्थ के लिए कि हर एक सिगरेट के साथ हमारे जो दिल के अटैक होने का खर्चा है वो 5% बढ़ जाता है। सो जो स्मोकर्स रहते हैं, आपको पता है वो तो कितने ही सिगरेट दिन में हैं, किस कदर उनका ख़तरा बढ़ जाता है। जो हमारे कैंसर्स हैं, स्पेशली ओरल कैंसर जिसमें ज़बान का कैंसर है, जबड़े का, गाल का, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, इसकी मेजर कॉज जो है वो टोबैको इनटेक है। सरतान जो आपके फेफड़ों का है, लंग कैंसर, इसकी नंबर 1 कॉज
آپ کا ٹوبیکو انٹیک ہے. سو میں تو کہتی ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے موت خرید لیتے ہیں. وہ پیسے جو آپ سگریٹ پہ لگاتے ہیں اگر آپ اپنی ہیلتھ پہ لگائیں, ہیلتھ کا مطلب ہے کہ آپ اچھی خوراک استعمال کریں, اس کے فروٹس لیجئے, اتنے پیسوں کے فروٹس لیجئے, اپنے گھر میں بھی استعمال کیجئے, دودھ لیجئے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلتھ بینیفٹس دیتی ہیں, اور آپ اس کے مقابلے میں جا کے اپنے لیے بیماریاں خرید لاتے ہیں. بالکل. اور پھر ایسی بات بھی ہے کہ جو سگریٹ سموکرز یا سموکنگ کر رہے ہیں یا ٹوبیکو, نہ صرف اپنے لیے نقصان دہ پر ارد گرد کے ماحول کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. بیکاز بہت ساری جو اموات ہیں, جیسے تقریباً اگر 8 ملین لوگ جو ہیں وہ سگریٹ کی نوشی کی وجہ سے وفات پاتے ہیں, تو ان میں سے تقریباً 1.2 ملین وہ لوگ ہیں جو سیکنڈ ہینڈ سموک سے افیکٹڈ ہیں, یعنی کہ خود تو سموکنگ نہیں کر رہے پر ان کے ارد گرد والے لوگ جو ہیں وہ سموکنگ کر رہے ہیں. تو ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کے گھر میں والدین جو ہے وہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, یا اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کر رہے ہیں یا کسی جگہ پہ ہیں اور آپ کے ارد گرد لوگ سموک کر رہے ہیں, تو آپ کا بھی خطرہ بڑھا رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ بہت ضروری ہے کہ ہم آج کے دن سے لوگوں کو یہ میسج دیں کہ یہ ایک بہت ہی بری عادت ہے. اچھا, یہ عادت اب بہت زیادہ پریویل کرتی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہمارے نوجوان اسپیسیفکلی اس سے تباہ ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, کیا صرف ہم سٹیٹس سمبل کے طور پر اس کو اپناتے ہیں پھر عادتاً, اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑنا تو ناممکن ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. ناممکن کہتا ہے کہ میں ممکن ہوں. سو جو یہ ہم نے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ اٹس فیشنیبل ٹو اسموک, اور یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے, اور یہ لوگوں کی دیکھا دیکھی, دوستوں کی, یاروں کی کمپنی میں. کچھ پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم سوشلی اسموک کرتے ہیں. میں کہتی ہوں واٹ از سوشل اسموکنگ؟ کہ جی ہم لوگوں کے ساتھ بس سگریٹ پیتے ہیں, ویسے سگریٹ نہیں. میں کہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے کام کیوں نہیں کرتے, لوگوں کے ساتھ ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے, لوگوں کے ساتھ واک کیوں نہیں کرتے, جاگنگ کیوں نہیں کرتے, جو آپ کو ہیلتھ بینیفٹ دیتے ہیں. آپ کسی سے فائدہ دوستی اٹھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے بیماری خرید کے لا رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور چھوڑنا مشکل ضرور ہو سکتا ہے, ناممکن بالکل نہیں ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ آپ کی ول پاور ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میڈیکل پروفیشنلز ہیلپ کرتے ہیں, کچھ ادویات ہیں جو ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں جو متبادل ہوتی ہے, لیکن جب تک آپ اپنے اندر سے کنونسڈ نہیں ہوں گے کہ میں نے یہ نہیں لینا, میں نے یہ نہیں کرنا, اور وہ کنونسڈ کیسے ہوں گے جب آپ کو احساس ہوگا. میرے پاس ہاسپٹل میں جب پیشنٹس ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں, سانس کے مرض کے اسپیشلی جب پیشنٹس ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں, تو آپ ان سے پوچھ لیں 100% لوگ تقریباً اسموکرز ہوتے ہیں. 100 نہیں تو 99.9% لوگ جو آپ کو سانس کی بیماریوں کے ساتھ, یعنی جن میں COPD ہے, اسموکنگ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, وہ اسموک کر نکلتے ہیں. اور میں ان سے کہتی ہوں کہ اب آپ ریگریٹ کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ہم سوچتے ہیں کہ جوانی میں جو ہم نے یہ بری عادت اور لت, اور پھر یہ ہمیں ایڈکشن ہو گئی کہ ایک کے بعد ایک, اور اس کی بڑھتی جاتی ہے اس کو لینے کی مقدار. اب ہم سوچتے ہیں, لیکن اٹس ٹو لیٹ. بائی دا ٹائم دے ریچ ہاسپٹل تو ان کو اینڈ آرگن ڈیمیج ہو گئی ہوتی ہے, ان کے دل متاثر ہوتے ہیں, پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں, ان کی خون کی سرکولیشن جو ہے وہ متاثر ہو گئی ہوتی ہے, اور ہم اس وقت سگریٹ نوشی ترک کرنے سے ان چیزوں کو نہیں کر سکتے. اچھا, کچھ لوگوں کا خیال ہے صرف سگریٹ نوشی ہی جو ہے وہ نقصان دہ ہے, اگر وہ پان کا, چھالیا کا, یا پھر شیشہ وغیرہ کا استعمال کریں اس کے اس طرح سے نقصانات نہیں. تو میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی, کیا واقعی یہ جو لوگ اپنے آپ میں خود سے چیزیں بنا کے بیٹھے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, اب ایک اہم خبر آپ تک پہنچا دیتے ہیں. خبر یہ ہے جی, عوام کو دہلیز پر سہولتیں دینے کے لیے بڑا پروگرام جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ آفس میں خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے خدمت اپلیکیشن کا افتتاح کیا ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری, کمشنر, سیکرٹری بلدیات نے وزیر اعلیٰ کو اس اپلیکیشن کے بارے میں بریفنگ دی ہے. وزیر اعلیٰ کو پروگرام کے اہم خد و خال کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے. جی, تو اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ پان, چھالیا یا پھر گٹکا وغیرہ کا جو لوگ استعمال کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نقصان اس طرح سے نہیں ہے, یہ اس طرح سے لنگس کو متاثر نہیں کرتا جس طرح سے سگریٹ کرتا ہے. واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں, میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ جو اسموک لیس ٹوبیکو ہوتا ہے, جو کہ پان میں, چھالیا میں, گٹکا میں ہے, یہ سب سے بڑی میجر کاز ہے آپ کے اورل کینسر کی. اور ہمارے ریجن میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ سب سے زیادہ
ज़्यादा इंसिडेंस देखा जाता है ओरल कैंसर का, और वजह यही है कि लोग मुंह में सुपारी रख के बैठ जाते हैं, तंबाकू वाला पान रख के बैठ जाते हैं, और जितना ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए एक्सपोज्ड होता है उतना ज़्यादा कैंसर को पनपने का चांस मिलता है। सो ये बहुत ही हार्मफुल है, और ये जो कॉन्सेप्ट कि हम ड्राई फॉर्म में ले रहे हैं और स्मोकलेस है, सो ये नुकसान नहीं है, ये गलत है, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब जो जदीद रुझानात की तरफ लोग जा रहे हैं, शीशा पीते हैं, क्या ये चीज़ें भी उतना ही नुकसान? बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। जितनी एडवांस फॉर्म्स आती जाती हैं, एक तो स्मोक में ऐसे टॉक्सिक इनहेलेंट्स होते हैं जो आपके लंग्स को, बॉडी को डैमेज करते हैं, और फिर टोबैको और निकोटीन इटसेल्फ जो है उसकी डिपेंडेंसी भी हो जाती है, जिससे फिर आप उसकी मिकदार को बढ़ाते रहते हैं, और फिर जैसे जैसे आप इसको लेते रहते हैं वो आपके सेल्स को भी डैमेज करता है अंदर से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैंसर का बायस बनते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन एनी फॉर्म टोबैको, स्मोकलेस या स्मोकिंग के साथ, उसके इस्तेमाल को तर्क कीजिए अगर आप एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं। उन लोगों की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है जो सिगरेट स्मोकिंग को तर्क कर देते हैं। अगर आप में से कोई इसमें मुब्तला है सिगरेट नोशी की आदत में, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू रियलाइज, आप आज छोड़ेंगे तो आपको बेनिफिट अभी से मिलना शुरू होगा, और जो फर्दर आपको डैमेज हो सकती है इसकी इंटेक की वजह से, उसमें बेहतरी आएगी। सो इट्स नेवर टू लेट, और एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड कमिट टू क्विट स्मोकिंग। बिल्कुल, और ये आपकी अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी के बचाव का एक वाहिद ज़रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलसल पूरा दिन वो सिगरेट नोशी नहीं करते हैं, आदतन बस ऐसे कंपनी में, जैसे आपने कहा कि सोशली लोग करते हैं, एक आधी जगह बैठ के सिगरेट पिया और उसके बाद जो है वो उनकी आदत नहीं है। क्या ये एक आधी दफ़ा पीना भी जो है नुकसान उतना ही पहुंचाता है? मैंने आपको बताया कि हर सिगरेट के साथ दिल के अटैक का 5% रिस्क बढ़ जाता है। सो आप कैलकुलेट करते रहे कि कितने दिन आपने कितने सिगरेट पिए। हमारी जो किडनी या गुर्दे हैं उनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं किडनी के को बेहतर बनाने के लिए। जैसे ही आप एक सिगरेट पीते हैं तो एक नेफ्रॉन खत्म हो जाता है। डॉक्टर्स तो बार बार ये चीज़ें रिकमेंड करते हैं। अब वो लोग जो कि स्मोकर्स हैं, जो कि सिगरेट नोशी करते हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसके असरात मुब्तला हो चुके हैं। कभी सिम्टम्स वगैरह उस तरह से एज सच सामने नहीं नज़र आना शुरू होते तो लोग परेशान नहीं होते, कहते हम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। नॉर्मली अंदर आपके हो क्या रहा होता है जब आप हद से ज़्यादा सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? कोई सिम्टम नहीं है, कोई आपको पेन नहीं है, तो आप ये समझते हैं आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एक मैंने तस्वीर रखी हुई है, दिखाती हूँ। एक हेल्दी लंग्स होते हैं जो आपको पिंक नज़र आते हैं। अच्छा। और एक स्मोकर्स के लंग होते हैं जो आपको चारकोल ब्लैक नज़र आते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि आपका डिपॉजिट होता रहता है स्मोक, और आपके अंदर से फेफड़े बिल्कुल काले हो जाते हैं। अच्छा। अब आप सोचें अगर वो रंगत ही तब्दील कर लेते हैं पिंक से काले तो वो कितना नुकसान पहुंचाते होंगे। सो जब हम सर्जरीज में ओपन अप करते हैं अगर कई दफ़ा चेस्ट तो देखते हैं तो हमें तो खोल के पता चल जाता है कि उसके ऊपर डिपॉजिट्स उनके, इवन जो स्मोकर्स होते हैं आपको पता है कि उनको निकोटीन स्टेनिंग हो जाती है हाथों पे, दांतों पे। आपने देखा जो स्मोकर्स होते हैं आपको पता चल जाता है दांतों के ऊपर उनके स्टेन्स आने लग जाते हैं। सो अगर ये यहाँ डिपॉजिट हो रही है जिसको आपने हाथ में पकड़ा है तो फिर आप सोचिए आपके जिस्म के अंदर जाके कहाँ कहाँ डिपॉजिट होती होगी। और अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा है कि अपने लिए ऐसी चीज़ ना लाओ जो आपकी हलाकत या नुकसान का बायस हो, और हम उसको ही भूल जाते हैं और अपने लिए जाके मौत खरीद लाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज के दिन की मुनासबत से ख़ास तौर पे, वैसे तो ये हर रोज़ का ही मैसेज है, लेकिन आज स्पेशली इस चीज़ को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि किस कदर नुकसान है सिगरेट का। और प्लीज़ आज ही से अपने साथ ये तहैया कर, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बचाना है, महफूज रखना है और सिगरेट नोशी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ये चीज़ें ज़िंदगी से बाहर निकलेंगी। आप अच्छा खाएँ और इसके साथ साथ वॉक अपना मामूल बना लें, एक्सरसाइज मामूल बना लें, तो इंशाल्लाह तंदुरुस्ती जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। वक्त, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, नामुमकिन कुछ नहीं होता, ये आपकी विल होती है। जब आप ठान लेते हैं कुछ करने का तो आप करके
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद रहेंगे। कोविड से आप लोगों ने महफूज रहना है तो वैक्सीनेशन की हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। ब्लेसिंग की सूरत में बार बार सभी लोगों को कहा जा रहा है वैक्सीनेशन सेंटर शहर लाहौर में फ़ाल हैं, वहाँ पर आप जाएं, वैक्सीनेशन कराएं। और अब तो 19 अबव से भी लोग जो हैं उनको भी वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू किया जा चुका है। बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, परेशान हैं कि वो वैक्सीनेशन करवाएं या नहीं। फिर इसके साथ साथ वैक्सीनेशन कौन सी आपको करवानी है, कौन सी आपके लिए मुस्तनद है, कौन सी नहीं, अभी तक बहुत सारे सवालात इसके साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं तो डॉक्टर साहिबा से जान लेते हैं, आपकी मुश्किल भी आसान करते हैं और आपको बता देते हैं कि जी वैक्सीनेशन आपके लिए ज़रूरी कितनी है। इससे पहले कि मैं वैक्सीनेशन की तरफ जाऊँ, डॉक्टर साहिबा सब लोग कह रहे हैं कि ये मौसम की वजह से फिर कोरोना कम हुआ, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल भी हमारे पास फर्स्ट वेव पे सेकंड वेव भी आई थी। सो ऐसा नहीं है, मौसम का कोई ऐसा रिलेशन नहीं देखा गया। और अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करें तो उधर भी तकरीबन मौसम ऐसा ही है। और इंडिया के अंदर आपने नंबर ऑफ केसेस देखे हैं कि कितने ज़्यादा हैं। सो हम ये जो एक ढूंढ लेते हैं ना तरीके, चीज़ों को रिलेट करना, मौसम है, BCG की वैक्सीन है, हमें प्रोटेक्शन है, सो वो सारे जो हैं वो कहानियाँ ही हैं और साइंटिफिक एविडेंस इसको सपोर्ट नहीं करता कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट है। सही, तो अब ये तो वाजे कर दिया डॉक्टर साहिबा ने। और फिर सबसे बड़ी चीज़, हमारे पास वाकई हमारे हमसाया मुल्क की मिसाल मौजूद है, मौसम तो वहाँ पर भी वैसा है, तो फिर वहाँ पर केसेस क्यों इतने बढ़ रहे हैं? डॉक्टर साहिबा, वैक्सीनेशन को लेकर लोग परेशान हैं, बार बार सवालात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं हैं, क्यों ऐसा है? आई थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये जो अफवाहें गर्दिश करती हैं और सोशल मीडिया पे और लोगों से सुनी सुनाई बातें जो कि बिल्कुल भी साइंटिफिकली बैक नहीं होती। हम सही और ऑथेंटिक न्यूज़ को तो शायद वेरीफाई करना चाहते हैं, लेकिन किसी की कहानी और किसी की एक पोस्ट को बगैर ऑथेंटिसिटी के फॉरवर्ड करने को अपना आगे हमने भेजना है। और फिर आप यकीन करें कि रोज़ लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ये खबर आई है तो अब क्या करें। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा वो 2 साल जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो 2 साल केसेस भी देखे, खातून रो रही हैं कि मैंने वैक्सीनेशन करा लिया, मैं 2 साल बाद मर जाऊंगी। सीरियसली देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो एक ऐसा अमल है जो कई सालों से हमारे सिस्टम में है और इट हैज़ बीन प्रूवन टू बी वेरी इफेक्टिव। दुनिया से बहुत सी बीमारियों का खात्मा हुआ है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से। स्मॉल पॉक्स की मिसाल आपके सामने है, पोलियो भी बहुत सारे मुल्कों से ख़त्म हो गया इफेक्टिव वैक्सीनेशन कैंपेन की वजह से। सो वैक्सीन्स आर अ ब्लेसिंग और हम तमाम लोगों को प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ की तरफ ही जाना है और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ में वैक्सीन्स आर अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल। तो हम तमाम लोगों को एडवोकेट करना चाहिए वैक्सीनेशन। लोग कहते हैं कि एज ग्रुप जो है, जैसा कि अब 19 ईयर्स अबव भी लगना शुरू हो गई है, सिर्फ 50+ लोग जो है वो वैक्सीनेशन कराएं, बाकी लोगों की तो इम्यूनिटी इतनी अच्छी है उनको ज़रूरत ही नहीं है। क्या हर एज ग्रुप के लोग जो है उनको वैक्सीनेशन करानी है? बिल्कुल, सब लोगों को वैक्सीनेशन करानी है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कि ये पेंडेमिक कब ख़त्म होगा वो तब है जब 65 से 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगी या इन्फेक्शन की वजह से उनमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई होंगी। सो चॉइस आपके पास है, आप बीमारी लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या आप वैक्सीनेशन के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो ये बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट है गवर्नमेंट के पार्ट पे कि उन्होंने 18+ ईयर्स की एज के ऊपर अब वैक्सीनेशन की एनरोलमेंट शुरू कर दी है। हमने जाहिर है इसको फेज वाइज किया और जो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं उनको पहले वैक्सीनेट किया गया, जिनमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एल्डरली है, क्योंकि उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ और बीमारियां ज़्यादा होती हैं, और बीमारी हो तो सीरियस होने का चांस ज़्यादा होता है। ये बात दुरुस्त है कि जो यंगर लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा कोप अप करते हैं बीमारी से, क्योंकि उनका कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम बूढ़े लोगों के मुताबिक बेहतर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको भी वैक्सीनेशन की उतनी ही ज़रूरत है जैसे बूढ़े लोगों को है, क्योंकि ये हमें बचाती है बीमारी से, सीवियर डिजीज से, हॉस्पिटलाइजेशन से और डेथ से। बिल्कुल। इतना अच्छा ये तो सौदा है कि एक इंजेक्शन लगवा के आप सीरियस बीमारी और डेथ से अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हर बीमारी हम देख रहे हैं हर जगह पर, हर घर में हाई ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के, दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ मौजूद होते हैं। क्या सभी लोग बिला खौफ ख़तर वैक्सीनेशन करा सकते हैं? किसी को ख़तरा तो नहीं है इससे? देखिए, वैक्सीन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जो अवेलेबल हैं और आप
आपको असेस करके आपकी प्रोफाइल को उसके मुताबिक ही वैक्सीनेट किया जाता है। जो इनिशियली हम वैक्सीन्स लगवा रहे थे जिनमें साइनोफार्म और अब साइनोवैक अवेलेबल है, वो इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस वैक्सीन है जो कि बहुत ही सेफ़ टेक्निक होती है और मेजॉरिटी ऑफ लोगों को वो वैक्सीन सेफली लगाई जा सकती है। इसके बाद जो वैक्सीन हमारे पास आई वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जो कि वायरल वेक्टर वैक्सीन है। उसके साथ थोड़ी सी कॉशन की ज़रूरत है और वो हम 40 साल के अबव लोगों को लगाते हैं, छोटी उम्र के लोगों में नहीं लगाते। वो लोग जिनके प्लेटलेट्स कम हो, जिनको खून के जमने का मसला हो, उनमें हम कॉशियस रहते हैं और उनको अल्टरनेटिव वैक्सीन जो है वो दी जाती है। अब एक तीसरी टाइप की वैक्सीन भी अवेलेबल है जो कि कैंसाइनो सिंगल डोज वैक्सीन है, वायरल वेक्टर, वो भी लग रही है। उसकी स्टडी पाकिस्तान में भी हो चुकी है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स, फेवरेबल रिजल्ट्स थे हमारी पॉपुलेशन के बाद, जिसके बाद हुकूमत ने उसको अप्रूव किया और अब वो भी यूज़ में है। और अभी आपने खबर सुनी होगी कि फाइजर वैक्सीन भी कोवैक्स की तरफ से गवर्नमेंट को मिली है, विच इज़ अ वेरी गुड वैक्सीन, दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है। मैसेंजर आरएनए टेक्निक की वैक्सीन है, 90+ उसका एफिकेसी रेट है और इट्स अ गुड वैक्सीन एंड इट्स वेरी हार्टनिंग कि पाकिस्तान में भी वो हमने लोगों को मोटिवेट करना है। तो वैक्सीनेशन सेंटर शहर में बढ़ाए जा रहे हैं, हर रोज़ इसकी तादाद बढ़ाई जा रही है। रोज़ाना हमारे शहर में कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है? देखिए, पूरे पंजाब में लास्ट 24 आवर्स में 1,80,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। और तरीका इस तरह अपनाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स को इंक्रीज़ किया जाए और जून और जुलाई में इस फिगर को डबल कर दिया जाए। मिनिस्टर हेल्थ साहिबा की तरफ से भी आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट की गई कि वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन को अमल को तेज़ किया जा रहा है और हम बहुत होपफुल हैं कि जितनी जल्दी हम अपने टारगेट्स को मीट करेंगे हम इस बीमारी पर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कोविड की कौन कौन सी टाइप हमारे शहर में मौजूद है? सभी लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी इंडिया से वायरस आया है, यहाँ से वायरस आया है, वहाँ से वायरस आया है, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हम लोगों ने तो अपनी एहतियात करनी है, SOPs को फॉलो करना ही है, लेकिन हमारे शहर में ख़ास तौर पे टाइप्स कौन कौन सी है कोविड की? देखिए, जो पहले पाकिस्तान में और पंजाब और लाहौर में टाइप देखी गई थी वो चाइना वाला वायरस था जिसे हम वुहान कहते हैं वायरस। उसके बाद एक वायरस का म्यूटेंट या वेरिएंट आया जो कि यूके से आया था, उसे हम यूके वेरिएंट कहते हैं। कैंट के एरिया से शुरू हुआ और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में फैल गया और पाकिस्तान में भी उसके केसेस रिपोर्ट हुए। थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 में जब सैम्पलिंग की गई तो जीन सीक्वेंसिंग के ऊपर हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो सीक्वेंस हुए उनमें यूके वेरिएंट पाया गया। इसके अलावा अभी तक बाकी की तशखीस लाहौर शहर में नहीं हो सकी। कुछ और प्रोविंसेस के अंदर इक्का दुक्का केसेस दूसरे वेरिएंट्स के, जिनमें इंडियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल लाहौर के अंदर ऐसे वेरिएंट्स डिटेक्ट नहीं हुए हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हम चलते हैं, हमारे रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं। मीनारे पाकिस्तान पे कायम ये वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर इंतजामात कैसे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोगों को यहाँ वैक्सीनेट किया जा रहा है और किस किस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही साथ शहर में जितनी बड़ी तादाद हम देख रहे हैं बढ़ाई जा रही है वैक्सीनेशन सेंटर की, कुछ लोग इंतजामात की वजह से भी परेशान नजर आ रहे हैं कि लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। तो मीनारे पाकिस्तान वैक्सीनेशन सेंटर की सूरत हाल राव दिलशाद से हम जानते हैं। राव साहब बताइएगा, वैक्सीनेशन सेंटर में आप मौजूद हैं मीनारे पाकिस्तान, यहाँ पर कैसे इंतजामात हैं, कितने लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया जाता है, टाइमिंग्स क्या हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर आना है वैक्सीनेशन के लिए उनको क्या क्या चीज़ें अपने हमरा लेकर आनी है ताकि लोग भी परेशानी से बचें, उनको आके ना पता चले कि हमारे पास ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो कैसे इंतजामात हैं यहाँ? बहुत शुक्रिया अन्ना। आपको ये बता दें कि लाहौर शहर में मजमूई तौर पर 23 से ज़ायद जो वैक्सीनेशन फैसिलिटी सेंटर्स हैं वो इस वक्त फ़ाल हैं, जबकि एक सेंटर ऐसा भी है जहां पर योमिया 25,000 की कैपेसिटी है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर वो 24 आवर जो है वो ओपन उसको रखा गया है। जबकि मैं आज़ादी चौक में इस वक्त जो बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर मौजूद हूँ। थोड़ा आपको दिखाते हैं कि जो आपने बात की कि क्या चाहिए, जो भी अपने घर से आए सबसे पहले उसको अपना शनाख्ती कार्ड और 1166 पर मैसेज ज़रूर करना है ताकि उसका कोड आए और उसके बाद वो कोड सबसे पहले यहाँ पर जो हिस्टो का सिस्टम लगा है ये उसको वेरीफाई करेगा और फौरी तौर पर ये जिस तरह से बुज़ुर्ग शहरी आप देख भी रहे कि वैक्सीन लगवाने जो आए हैं इनको एक पेपर जो है वो दे दिया जाएगा जो इनके डाटा पर मुश्तमिल होगा और उसके बाद फिर इसी वैक्सीन लगने के बाद ये पेपर इनको वापस करना होता है, जिसके बाद
वो सर्टिफिकेट के इजरा के हवाले से इनको कोई मुश्किल नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौरियों के लिए वैसे आज बड़ी खबर, इससे भी बड़ी खबर जो है वो ये है कि मुसलसल चौथे माह पोलियो के सैंपल भी जो है वो मंफी आए हैं। उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से बात करते हैं डीसी लाहौर से। इसका बताएंगे कुछ इश्यूज आते हैं कि लंबी कतारें लग जाती हैं, बाज़ आप ये चाहते हैं कि जोमिया 1 लाख तक का टारगेट जो है वो आप अचीव करें लेकिन कर नहीं पा रहे। डे बिफोर यस्टरडे के जो फिगर थे वो आपकी बकौल 44,000 तक पहुंच सके थे। क्या कहेंगे, किस तरह से इनको बढ़ाएंगे? थैंक यू वेरी मच जी। देखें, हमने जो टोटल फिगर है वो 7,000 से स्टार्ट किया। ये स्ट्रक्चर होता रहता है, आपको पता है 30 साल से ऊपर की वॉक इन कर दिया गया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अब बढ़ेगा। और हमने जो टारगेट अपने लिए सेट किया, इंशाल्लाह हम 5 से 6 माह में इसको अचीव करेंगे कि हमने यहाँ पे 70 से 80 लाख लोगों को 5 से 6 माह के अंदर हमने वैक्सीनेट करना है और हमने बिजनेसेस को ओपन करना है। ये बेसिक हमने अपने टारगेट सेट किया है। ऑब्वियसली मुश्किलात होती हैं, जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया। कल आपको पता है बहुत से शौक लोग यहाँ पर आए, खिलाड़ी ने अपने मैसेज रिकॉर्ड करवाए, तो ये प्रोसेस चल रहा है। आपका बड़ा अहम रोल है मीडिया का इसके अंदर, लेकिन ये जरूरी है हर एक को वैक्सीनेशन करवाना, उसके बगैर बिजनेस ओपन नहीं हो सकेंगे। ठीक है सर, सेक्टोरल जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसकी तरफ भी आप जा रहे हैं। ये बताएंगे कि गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है कि 40 वैक्सीनेशन सेंटर कम से कम लाहौर शहर में होंगे। क्या तादाद इससे बढ़ भी सकती है और तादाद बढ़ाने के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल ये पॉसिबल है, बढ़ भी सकती है। और एक नया आइटम जो हम लेके आना चाह रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, वो हम ड्राइव थ्रू करना चाह रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर, जिसमें गजाफी के अंदर बाहर एरिया के अंदर बूथ लगा के लोग आए, गाड़ी के अंदर ही बैठ के वैक्सीनेशन की जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए, कंफर्ट लेवल ज्यादा होगा इसके लिए, और वो वहीं पर ही जाकर आराम से। ठीक है, राउदुल शाद साहब हमारे साथ मौजूद थे वैक्सीनेशन सेंटर से। आज़ादी चौक पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है और प्रॉपर डेस्क बनाए गए हैं, लोगों को बताया भी जा रहा है, मेंशन भी किया गया है। डीसी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। आपने अपना ID कार्ड साथ लेके जाना है। 1166 पर मैसेज ज़रूरी है, जो कोड आएगा वो देखकर जो है आपको वैक्सीनेट किया जा रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, अच्छी बात है, खुश आइंद है। एक और वैक्सीनेशन से जुड़ा सवाल, वो लोग जो कि बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन यहाँ पर लग रही है बैरून मुल्क जाने के लिए उसको माना ही नहीं जा रहा, को कहा जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन ठीक ही नहीं। देखिए, कुछ कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि जिन लोगों के पास वैलिड वीज़ा है, जो कि वर्क वीज़ा है या फिर कोई ऐसा जिनको रेजिडेंसी अकामा जिसे हम कहते हैं, वो लोग अपना वीज़ा दिखा के तो वैक्सीनेशन जो डिज़ायर्ड है वो करवा सकते हैं। सो इन तमाम लोगों को ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने साथ जब जाएं तो अपना पासपोर्ट या अपना वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, ताकि उसके हिसाब से उन्हें वैक्सीनेशन की जाए। सही, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिन्होंने बैरून मुल्क सफ़र करना है। अब एज ग्रुप की बात हम कर लेते हैं, बच्चों की। बच्चे के लिए वैक्सीनेशन, क्योंकि पेरेंट्स तो अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं वो कहते हैं जी बच्चों को ज़रूरत नहीं है, तो जब बच्चों की स्टार्ट होगी उस तरफ आना चाहिए। देखिए, अभी वैक्सीनेशन की जो ट्रायल्स हैं वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में किए जा रहे हैं और फिलहाल उसकी रिकमेंडेशन जो है वो गाइडलाइंस में नहीं आई। ठीक है, जैसे ही हमारे पास सेफ्टी डाटा आएगा कि ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर सेफ है, तो ऑब्वियसली हम इसको रोल आउट करेंगे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी। वैक्सीन जनरली आपको पता है कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में सेफ होती है। हम तमाम बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं, जिसमें चिकन पॉक्स के हैं, इसके टेटनस के हैं, पोलियो के हैं, डिप्थीरिया के हैं, और ये तमाम हमारे EPI प्रोग्राम के अंदर शामिल है। हेपेटाइटिस के बचाव के टीके भी हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप में लगाते हैं। तो ये भी जब सेफ्टी इसकी आ जाएगी और इंटरनेशनली अप्रूव हो जाएगा कि हम बच्चों में लगा सकते हैं, तो प्रोग्राम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन का शुरू किया करेगा और फिर हम इंशाल्लाह अपने बच्चों को भी इससे महफूज करेंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहबा, ये जो हम कोविड के केसेस कम होते देख रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं,
कॉलेजेस तो आज से खुल गए हैं, 7 जून से स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, तो कैसे देखती हैं कि ये खुशाइंद है कि केसेस अगर कम हो रहे हैं तो हम चीज़ें नॉर्मल करते जाएं? देखिए ये है खुशाइंद कि हम एक दफ़ा फिर जो है वो नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमेशा कॉशन के साथ, इसलिए क्योंकि चीज़ों को फेज आउट करने की ज़रूरत है। यकदम सब खोल दें, तफरीहात भी खोल दें, पार्क्स भी खोल दें, रेस्टोरेंट्स भी खोल दें, इंस्टीट्यूट्स भी खोल दें, तो शायद हमारी कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि उनका एटीट्यूड जो है वो यकदम कैजुअल हो जाता है। और फिर आगे से हमारे पास ईद उल अज़हा भी आ रही है, वो फिर एक गैदरिंग वाला इवेंट आ जाएगा, लोग इकट्ठे होते हैं। तो हम खुदा ना खास्ता फोर्थ वेव की तरफ ना जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे चीज़ें ओपन अप हो रही हैं आप ये रियलाइज़ करें कि वी हैव टू लिव इन अ न्यू नॉर्मल, जिसमें मास्क भी ज़रूरी है, जिसमें सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, जिसमें हैंड हाइजीन का भी ख्याल करना है, और वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ बचाव की यही एक ऑप्शन है। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो वो जो उसके संगीन असरात हमने बहुत सारे लोगों में देखे हैं, आप उससे महफूज रह सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से तंबाकूनोशी सेहत के लिए मुज़र है। सेहत की जब बात की जाती है, तंदुरुस्त और तवाना रहने के लिए हमारे पास बहुत सारे खेल भी ऐसे हैं जो कि हमें तंदुरुस्त रखते हैं। आज हम कुछ बात करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त खेल के हवाले से, टेनिस के हवाले से। और टेनिस की जब हम बात करेंगे तो शहर लाहौर में एक फ़ैमिली ऐसी है जो कि पूरी की पूरी फैमिली, हम देखें फादर को भी, उनके बेटे भी बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ खेलते हैं। और माशाल्लाह ना सिर्फ खेलते हैं बल्कि जब बात की जाती है खेल के साथ साथ आपने अपना नाम भी बनाना है, मुल्क का नाम भी रोशन करना है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। तलहा वहीद साहब ने भी ज्वाइन किया है, साथ उनके बेटे अली तलहा हमारे साथ मौजूद हैं। और तलहा वहीद साहब के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, नेशनल टेनिस चैंपियन है, सीनियर कैटेगरीज से ये खेलते हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अली आप कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ये जो फैमिली वाला वो है एक एलिमेंट, ये कैसे आ गया? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, सिटी 42 की पूरे मैनेजमेंट का शुक्रिया जिन्होंने हमें मदऊ किया आज इस लाइव शो में। जी अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मेरे पर कि आज के दौर में अगर मैं देखूं तो काफ़ी सारे लोग जो मुझे मिलते भी हैं, मेरे दोस्त अहबाब, तो वो अक्सर मुझसे कहते हैं यार यू आर वेरी लकी कि आपके तमाम लोग एक स्पोर्ट्स के अंदर मुंसलिक हैं और वो सफ़र करते हैं कि जिनके बच्चे प्रॉपरली गेम्स में नहीं हैं। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान हुआ कि चूँकि मैं ख़ुद इंटरेस्ट रखता था स्पोर्ट्स में, तो बेसिकली बच्चे ज़्यादातर अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है जी। तो ये अच्छा, वाई टेनिस, बाकी खेल भी बड़े हैं, हमारे यहाँ तो क्रिकेट का जुनून हर किसी को होता है। जी हाँ, ये लकी रहा मैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड थे, कर्नल अभी रिटायर्ड हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी मैं आर्मी सर्विसेज क्लब में ही खेलता हूँ, डिसॉम जिसका आजकल नाम है। तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली टेनिस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर लोगों को कम मिलती है, कम मौका मैसर है। तो हमने पहले स्क्वाश से स्टार्ट किया, फिर टेनिस पे आया। तो मैंने आई फाउंड माई सेल्फ कि मेरा जो रैकेट एप्टीट्यूड है दैट इज़ वेरी बेटर। तो उस लिहाज से फिर हमने टेनिस शुरू की, तो आई फाउंड माई सेल्फ वेरी कंफर्टेबल इन टेनिस, और फिर उस पर अचीवमेंट भी होती चली जा रही हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र, इसलिए फिर मेरे और मेरे तीनों बच्चे अब टेनिस में काफ़ी। अच्छा जी, तीनों बच्चे। तो अली आपसे पूछ लेते हैं, आपको कब ख्याल आया और कब से सीखना शुरू की? क्या फादर को देख के इंस्पिरेशन थी कि मैंने भी टेनिस ही खेली? जी फादर को देख के इंस्पिरेशन थी और बचपन से मैंने टेनिस शुरू कर दी थी। अच्छा, बचपन से किस एज ग्रुप से आपने खेला? 7 इयर्स। 7 इयर्स। तो इस एज में तो पेरेंट्स का फोकस होता है कि आपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा इधर उधर नहीं होने देना, तो आपने कैसे परमिशन? जी हाँ, असल में ये होता है कि जब, बल्कि मैं बाकी पेरेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि जब आप खुद भी ज़रूर कोई ना कोई गेम खेलें, बेशक टेनिस ना खेलें, कोई भी गेम खेलें, और जब आप खेलें तो अपने बच्चों को साथ ले जाएं, टू जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन। वो जब बाहर बैठते हैं तो वो खुद ब खुद बच्चा, और ये बड़ा अच्छा टाइम होता है, बच्चे इधर उधर भी तो टाइम अपना किल करते हैं, एक्टिविटी भी अच्छी है। जी हाँ। और बच्चे आपको ऑब्जर्व करेंगे तो शौक भी आते हैं। जी, और हफ्ते में 2 दिन कम से कम आप ज़रूर सेट आउट करें। अगर कोई ये कहता भी है कि मेरे पास वक्त नहीं, मैं ऑफिस में जाता हूँ, मेरे 9 to लॉन्ग आवर्स ड्यूटी है,
ایون دین بھی آپ کو یہ اچھا ہے کہ آپ 2 دن بھی ایون جائیں مگر ضرور جائیے. تو میرے اب تینوں بچے ماشاءاللہ سے, جس نے آپ نے پہلے پوچھا تھا, تو میں تھوڑا بتا دوں کہ ابو بکر جو ان سے میرا جو ان کے علاوہ جو اس کے بعد والا بیٹا ہے, وہ ماشاءاللہ سے 15 دفعہ پاکستان چیمپئن ہے انڈر 10 میں ماشاءاللہ, اور ابھی انڈر 12 کا بھی وہ چیمپئن بنا ہے, پاکستان نیشنل چیمپئن اس نے جیتی. اور ہی از دا ینگسٹ پلیئر فار, میرا خیال ہے کہ ہی از دا ینگسٹ پلیئر ان وابڈا, اور اس کو ایسے گارڈن نے بھی اسپانسر کیا ہے. تو جب آپ بچوں کو سپورٹس میں ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر بینچز کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی سبب بناتے ہیں, اور ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کے ساتھ پھر ان کے اندر بھی ایک ذیل, ایک انرجی ڈیولپ ہوتی ہے, جس کے بعد پھر باقی بچے ان کو دیکھ کر اس سے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ بھی گیمز میں. تو علی کیسے ہیں کھیل میں؟ علی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. علی آپ بتائیں کہ اپنا ابھی اس کا کالج میں بھی ایڈمیشن ہوا, گورنمنٹ کالج جو آپ نے تصویر لگائی ہے. صحیح. تو علی یعنی ساتھ ساتھ کھیل کے اسٹوڈنٹ بھی اچھے ہیں, کیسے مینیج کر لیتے ہیں دونوں چیزیں؟ ٹینس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ بس ٹینس کے بیس سے میرا گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے, تو ساتھ ساتھ میں اپنے کالج کی طرف سے بھی کھیلتا ہوں. اچھا. تو جب ہم کالج یعنی کہ پڑھائی پوری ہوئی تھی تو پھر ہم ادھر پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ویکینڈ ہوتا تھا میں سروسز کلب میں جا کے کھیلتا ہوں. صحیح, یعنی آپ ٹینس جو ہے وہ صرف ویکینڈ پہ ہی کھیلتے ہیں؟ جی, چھٹیوں میں روز اور ریگولر میں. صحیح. تو ابھی کووڈ کے دوران کیا روٹین رہتی؟ جی ہاں, کووڈ میں ہمارا یہ تھا کہ ہم چونکہ گھر میں تھے, جب پہلی ویو میں تو خیر بہت اسٹرکٹنیس تھی, پھر سیکنڈ میں بھی بہت رہا ہمارا. تو اس دوران ایک مقابلہ ہوا تھا جس میں کہ کووڈ میں ہی انہوں نے کہا کہ آپ ود ان یور ہاؤس آپ کو مقابلہ ایک جنریٹ کیا. تو پاکستان لیول پر بلکہ باہر سے لوگوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو اس میں ایک مقابلہ والی ود وال کا, کہ آپ کتنی دیر میں وال کے ساتھ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں. صحیح. تو علی نے اس کے اندر 535 پلس والیز کی ود ان 2 منٹس, وچ واز ایکسٹراڈنری. باقی نسبت اس کا مارجن بہت زیادہ تھا. تو دین مجھے پھر آئیڈیا کلک کیا, میں نے اس کا وہی چیز اٹھا کر کے ورلڈ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے بھجوائی. تو ہم پہلے شروع میں تو لگ رہا تھا کہ شاید کہ نہ ہو, مگر انہوں نے ہمارا کیس ٹیک اپ کیا, اور کافی عرصہ سے کورسپونڈنس کا اس میں کافی لمبا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. مگر اب ہم فائنل سٹیجز پر پہنچے ہیں, تو اللہ سے کافی امید ہے کہ شاید یہ ورلڈ ریکارڈ بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے. آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ کچھ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ کبھی یہ نہیں لگا کہ اچھا اب ٹینس سے ہٹ کے بھی کچھ کھیلنا چاہیے؟ جی میں لیکن جو اسپورٹس مین ہوتا ہے نا, اس کے اندر یہ ارج ضرور ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ گیمز کو بھی کھیلے, اور ایسا ہو سکتا نہیں کہ ایک پلیئر ایک گیم کے ساتھ اسٹک کرے. آپ نے ہمارے کرکٹرز کو بھی دیکھا ہوگا, آف ٹائم پر کبھی فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, فٹ بال والے کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں, یا کوئی تھوڑا ان گیمز کو چینج کرنے کا ایک ہوتا ہے. تو ہم بھی کھیلتے رہے بچپن میں کافی, مگر ابھی چونکہ میں اپنے آفس کی طرف سے, میں بیسیکلی گیس اینڈ آئل پاکستان میں ہوں, اور ان کا میں برانڈ ایمبیسڈر ہوں گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ کی طرف سے. تو آئی ایم لکی انف کہ مجھے میرے آفس والے بھی سپورٹ کرتے ہیں فار دا سپورٹس. اگر آفس آپ کو سپورٹ نہ کرے, بلکہ یہ میں باقی آپ کے توسط سے پہنچانا چاہتا ہوں باقی لوگوں کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, کہ تمام ڈپارٹمنٹس کو یہ بات ضرور ایمفیسائز کی جائے, ضرور ان پر تاکید کی جائے کہ آپ اپنے امپلائیز کو ضرور موقع دیں, جو ایکسٹراڈنری ہیں یا جن میں پوٹینشیل ہے ان کو ضرور موقع دیں کہ وہ سپورٹس پہ جائیں. اگر وہ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی گلوری ہوگی, جو ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی گلوری لائیں گے, ان کی مارکیٹنگ بھی ظاہری بات اس طرح سے ہوتی ہے, مگر ایونچولی یہ ایک بہت اچھی سوشل کاز ہے. بالکل آپ نے سیکھا, جہاں وہاں پہ آپ نے سوشل کاز کی بات کی ہے, بہت سارے بچے, بہت سارے لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں پلیٹ فارم کی بہت زیادہ کمی ہے. کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ پیرنٹس منع کر دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ کوئی آسان نہیں ہے, مہنگا بھی ہے, آپ آگے یہاں پر کوئی اتنا سکوپ بھی نہیں ہے. ان پیرنٹس کو, ان بچوں کو جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جن میں ٹیلنٹ بھی ہے, پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. اچھا, میں ویسے جتنے, بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک اور بھی بتا دوں کہ آپ کے یہ اسٹوڈیو سے میرا نمبر لوگ لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ. جس طرح کوئی ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ مجھ سے آپ علاج کروا سکتے ہیں فری, میں بھی کہتا ہوں کہ کسی بندے نے پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی, سپورٹس کے ریگارڈنگ اپنے بچوں کی کوئی کنسلٹنسی لینی ہو تو دے کین گیو می کال. میں ان کو فری بتا دوں گا کہ ہاؤ دے کین ٹرین دیئر کڈز, اور سارا کہ کس طرح سے وہ ایک لائن پر چل پڑیں گے. تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں ان کو بتا بھی دوں گا. ویسے اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے, بس یہ کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے میں ہو وہ آپ خود اپنے اندر لائیں. یہ بہت زبردست بات آپ نے کی ہے, کیونکہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کے پیرنٹس ہی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتے ہیں اور سب سے بڑی انسپریشن ہوتے ہیں. جیسے علی آپ کے سامنے مثال بیٹھے ہیں, جب فادر کو دیکھا تو خود بھی شوق پیدا ہوا, پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی رہے ہیں, بلکہ ان کے دوسرے بیٹے بھی جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے کھیل رہے ہیں اور آگے بڑھ کر چیمپئن بن کر ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کے لیے, اینڈ وش یو گڈ لک. اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے رہیں اور ملک کا نام جو ہے وہ روشن کرتے رہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت پہنچے اختتام کو. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.